दोस्तों नमस्कार। सत्ता बदली है अमेरिका में, लेकिन परीक्षा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देनी है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बीते 10 वर्षों में जो भी रास्ता प्रधानमंत्री मोदी ने पकड़ा, वो रास्ता एक वक्त ट्रंप के साथ खड़े होने का था। वो रास्ता एक वक्त ट्रंप का साथ छोड़कर बाइडेन सरकार के साथ चलने का था। वो रास्ता एक वक्त चीन के खिलाफ खड़े होकर रशिया से बहुत ज्यादा निकटता दिखाने का था। वो रास्ता धीरे धीरे ब्रिक्स की मजबूती की दिशा में भी बढ़ गया, और वो रास्ता अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच भारत अमेरिका में जितना माल बेचने लगा, उसका बहुत ज्यादा लाभ भारत की इकोनॉमी पर पड़ने लगा। यहां तक कि समूचा सर्विस सेक्टर अमेरिका के भरोसे है, और भारत के भीतर की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो या फिर एक्सपोर्ट के दायरे में आने वाले प्रोडक्ट हो, अमेरिका के साथ भारत के संबंध ताल्लुकात बहुत व्यापक होते चले गए। लेकिन इस दौर में ब्रिक्स के साथ गठजोड़ जिस स्थिति में भारत ने बनाया और संदेश बहुत साफ तौर पर दिया, अगर ब्रिक्स का विस्तार होता है तो फिर दुनिया के सामने अमेरिका के समानांतर ब्रिक्स सबसे बड़ी चुनौती के साथ दुनिया में नए पावर सेंटर के तौर पर खड़ा हो सकता है। लेकिन एक झटके में अमेरिका में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने शायद अर्थव्यवस्था को संभालने की सबसे बड़ी चुनौती है। यह चुनौती इसलिए कहीं ज्यादा भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एकमात्र स्ट्रेटजिकली वह देश है जो ब्रिक्स के बीच मौजूद है, लेकिन अपनी इकोनॉमी को वह पश्चिमी देशों के रास्ते लेकर चलता है, और अमेरिका का सहयोग उसमें बहुत रहता है। तो 3 बड़े सवाल समूची दुनिया को इस दौर में परेशान करने लगे हैं। क्या वाकई अमेरिका का नया रुख अमेरिका फर्स्ट के आश्रय दुनिया के तमाम एक्सपोर्ट इंपोर्ट या व्यापारिक संबंधों में खलल डालने वाले होने वाले हैं? इस दौर में जो पश्चिमी देशों के साथ जो संबंध अमेरिका के थे, और उसमें खास तौर पर यूरोपीय यूनियन के जो संबंध अमेरिका के थे, उसमें भी क्या बड़ा बदलाव आने वाला है? और इन सब के बीच एक तरफ अगर ब्रिक्स के साथ जुड़ते हुए देश हैं जो कि अर्थव्यवस्था के मद्देनजर बैलेंस बनाकर चल सकते हैं, लेकिन क्या भारत बैलेंस बनाकर चलने की स्थिति में भी आ नहीं पाएगा? और आखिरकार उसे चुनना पड़ेगा कि वो अमेरिका के साथ खड़ा है या ब्रिक्स देशों के बीच खड़ा है। यानी ब्रिक्स को लेकर सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका ने, या कहें ट्रंप सरकार ने, या कहें डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे अपने पुराने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रख दी है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर जो व्यापक असर पड़ने वाला है, शायद इस रास्ते भारत के सामने चुनौती न सिर्फ ब्रिक्स को लेकर बल्कि उन तमाम देशों को लेकर जिनके संबंध अमेरिका के साथ 36 के हैं, उनके साथ व्यापारिक संबंध कैसे भारत बनाए, शायद एक नई परिभाषा ट्रंप गढ़ना चाहते हैं। और उस नई परिभाषा में भारत कोई बड़ा निर्णय क्या वाकई ले सकता है? क्या चीन के साथ भारत के संबंध उतने प्रगाढ़ हो सकते हैं? या फिर चीन के ऊपर बढ़ाए गए टैरिफ के बाद क्या चीन का सस्ता माल भारत के बाजार को तबाह तो नहीं कर देगा? क्योंकि उस रास्ते भारत के संबंध अभी भी चीन से इस स्तर पर तो बने हुए हैं कि सीमा पर तनातनी हो सकती है, सामरिक मुद्दों को लेकर तनातनी हो सकती है, लेकिन व्यापारिक मुद्दों को लेकर कोई तनातनी नहीं होगी। और एक सच यह भी है कि ब्रिक्स के भीतर भारत इकलौता ऐसा देश है जो पश्चिमी इकोनॉमी, पश्चिमी देशों के साथ खड़े होकर अपनी इकोनॉमी को दुनिया में तीसरे नंबर पर बनाने की दिशा में बढ़ चला है। तो आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से इसलिए परख लीजिए क्योंकि कल ट्रंप के निर्णय थे और आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बीच वह चीन हो, वो यूरोपीय यूनियन हो, या वो तमाम देश हो जिन्हें लगने लगा है कि अब अमेरिका का नया चेहरा शायद उनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा, या फिर उस अर्थव्यवस्था के अनुकूल जो एक आर्थिक स्वतंत्रता होती है वो कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगी। ये आवाज उठने लगी है। इस आवाज की शुरुआत
इसी आवाज से करनी चाहिए जो आज तमाम देशों के बीच फुसफुसाहट के साथ नहीं, खुले तौर पर इसका जिक्र हो रहा था, क्योंकि कल रात अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स देशों को चुनौती देते हुए कहा अगर वो खिलाफ गए अमेरिका के तो 100% टैक्स उन पर लगा दिया जाएगा। और यहां यह भी समझ लेना होगा कि अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट तक को निमंत्रण अपने शपथ ग्रहण का नहीं दिया था, बल्कि यूरोपीय यूनियन की पूरी फिलॉसफी के खिलाफ जो देश और यूरोपीय यूनियन के भीतर भी जो लोग खड़े थे उनको निमंत्रण जरूर दिया था। शायद इसीलिए पहली आवाज आप सुनिए यूरोपीय यूनियन की, जो ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले वक्त में भारत और चीन बड़े मायने रखेंगे, क्योंकि यूरोपीय यूनियन पर भी अमेरिकी हमला आर्थिक तौर पर होगा। तो ऐसे में पहली यात्रा यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट भारत की करेंगी। We play by the rules. Our deals have no hidden strings attached. And while others are only interested in exporting and extracting, we want to see local industries flourish in our partner countries. Because this is also in our interest. It is how we diversify our supply chains. And this is why Europe's offer is so attractive all across the world. From our neighbors in Africa who are working with us to develop local clean tech value chains and clean fuels, to the vast Asia-Pacific region. Hence, the first trip of my new Commission will be to India. Together with Prime Minister Modi, we want to upgrade the strategic partnership with the largest country and democracy in the world. I believe we should also strive for mutual benefits in our conversation with China. असल में यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट ने यूं ही नहीं कहा कि वो पहली यात्रा भारत की करेंगे और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का जिक्र करते हुए किया, क्योंकि दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश यानी अमेरिका की नई अर्थव्यवस्था और ट्रंप की नई शासन व्यवस्था ने पूरी दुनिया के सामने एक बेचैनी पैदा कर दी है। और इस बेचैनी के भीतर शायद भारत सबसे बड़े बाजार के तौर पर दुनिया के सामने मौजूद है और इस दौर में स्ट्रेटजिक तौर पर भारत की मौजूदगी शायद चीन और रशिया को लेकर अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो भारत की बार्गेनिंग पावर यानी सौदेबाजी की ताकत आर्थिक तौर पर यूरोपीय यूनियन को भी लगने लगा है कि वह मजबूत है। यह अलग मसला है कि इस दौर में अमेरिका ने खुले तौर पर जब यह कह दिया कि ब्रिक्स के ऊपर अगर उनकी कोई भी पहल अमेरिका के खिलाफ जाती है तो फिर 100% टैक्स लगाया जाएगा। क्या कहा ट्रंप ने उससे पहले हमें लगता है यह जानने की जरूरत है, क्योंकि ब्रिक्स अमेरिकी विरोधी नीतियों को लाता है तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा। इसका जब जिक्र किया गया तो इससे पहले ब्रिक्स की परिस्थिति को समझ लेना होगा, क्योंकि ब्रिक्स माना जाता है चीन और रूस के दबदबे वाला समूह है। चीन, रूस, ईरान खुलकर पश्चिम का विरोध ब्रिक्स की बैठक में करते हैं और इसमें जो नए देश शामिल हुए हैं उसमें सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, मिस्र है। ये पश्चिम और चीन के बीच एक संतुलन बनाकर चलते हैं। भारत और ब्राजील ये दो ही ऐसे देश हैं जो सही मायने में चीन की जो महत्वाकांक्षी योजना BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव थी उसमें ये जुड़े नहीं हैं। लेकिन ब्राजील में 2 बरस पहले जब लूला वहां के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने चीन के साथ जो उनकी प्रगाढ़ नीति है उसमें एक्सपोर्ट का कुल 1/3 यानी 33% चीन में ही जाता है, यानी ब्राजील की निकटता भी चीन के साथ है। तो ब्रिक्स के देशों को अगर आप परखना शुरू करें तो भारत एकमात्र देश है जो पश्चिमी देशों के साथ खड़े होकर, खास तौर से अमेरिका के साथ खड़े होकर अपनी इकोनॉमी को इस दौर में मजबूत करता चला गया है। यहीं पर यह सवाल आता है, क्या वाकई जिस बात का जिक्र कल ट्रंप ने यह कहकर कह दिया कि ब्रिक्स देशों की कोई भी पहल अगर होती है जो अमेरिका के हितों के विपरीत होगी और कई चीज़ों को लेकर जो वह कोशिश कर रहा है
तो ऐसे में ये समझ लें कि उन देशों के साथ अमेरिका जो कार्रवाई करेगा वह खुश नहीं रह पाएंगे। मसला सिर्फ डॉलर का नहीं है, मसला पूरा उस आर्थिक संबंधों का है जिसके दायरे में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को अपनी अर्थनीति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विदेश नीति को भी तय करना है। शायद इसीलिए एक क्षण के लिए ट्रंप की बात सुने उससे पहले हमें लगता है बीते अक्टूबर के महीने में जब मॉस्को में ब्रिक्स की बैठक हो रही थी तो प्रधानमंत्री ने जो खांचा ब्रिक्स का खींचा था, वह बात अमेरिकी राष्ट्रपति के जहन में अभी भी मौजूद है, क्योंकि यह एक सबसे बड़े समूह के तौर पर ब्रिक्स कैसे स्थापित हो सकता है, यह रास्ता प्रधानमंत्री मोदी ही वहां बैठा रहे थे। फ्रेंड्स, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ई-कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है, उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। $30 ट्रिलियन का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स की ताकत के साथ किया और सही मायने में 37% दुनिया की जीडीपी का हिस्सा ब्रिक्स देशों के साथ इस संगठन की ताकत है। यानी जो संगठन ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से शुरू होता है, उसमें अब ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई शामिल हो चुके हैं। तुर्की, अजरबैजान, मलेशिया ने आवेदन दिया हुआ है। लेकिन एक सच यह भी है कि ब्रिक्स के भीतर ईरान, सऊदी अरब और यूएई के आने का मतलब 40% तेल व्यापार ब्रिक्स के पास होगा। इसीलिए ध्यान दीजिए कि अगर ब्रिक्स देश भुगतान का अपना प्रबंध कर लेते हैं, जिसका जिक्र पिछली बैठक में हुआ था, उसके बाद ट्रंप ने जब चेताया कि डॉलर इससे गायब ना हो जाए, तो उन्होंने कहा इसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने खुले तौर पर चेताया कि कोई अलग करेंसी की सोचे भी नहीं, डॉलर से ही सारे व्यापार होंगे। यानी ट्रंप की चिंता इस बात को लेकर थी कि उसके बाद अमेरिका के पास कुछ नहीं बचेगा। और इस दौर का सच यह है कि ब्रिक्स एक ताकतवर संगठन के तौर पर उभर चुका है और खास तौर से तेल व्यापार को लेकर तो इसके ठीक समानांतर बाइडेन सरकार ने जो एनर्जी ड्रिलिंग पर पाबंदी लगाई थी, कल उसको ट्रंप ने हटा लिया। यानी दुनिया में और ज्यादा तेल का उत्पादन अमेरिका करेगा और अमेरिका दुनिया के सबसे ज्यादा तेल उत्पादकों देश में से आता है। लेकिन भारत इस दौर में तेल रशिया से ले रहा था और एक पूरा का पूरा नया पावर सेंटर ब्रिक्स के जरिए साउथ ईस्ट एशिया में खड़ा होने लगा था। और लेकिन अब ब्रिक्स को लेकर जो कल ट्रंप ने कहा कि 100% टैक्स लगा देंगे, सवाल तो स्पेन को लेकर पूछा गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा अमेरिकी हितों के खिलाफ ब्रिक्स कहीं भी गया तो फिर वह देश खुश नहीं रह पाएगा। And if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. You know what I mean. तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के सामने यही सबसे बड़ी परीक्षा है कि वो आने वाले वक्त में ब्रिक्स से बाहर आ जाएं? और इसी रास्ते को ट्रंप बनाना चाह रहे हैं कि वह पूरे तरीके से ब्रिक्स से बाहर आकर अमेरिका के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि उन्हें पता है चीन और रशिया उनके साथ खड़े हो नहीं सकते हैं। ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बिल्कुल 36 के आंकड़े के आसरे चलते हैं। बचे हुए देश जो खास तौर से अरब वर्ल्ड का हिस्सा हैं, वो चेक एंड बैलेंस अपने तौर पर अपनी अर्थनीति और अपने तेल के आसरे बनाकर चलते हैं और उनको साधने में कोई दिक्कत अमेरिका को होगी नहीं। भारत एकमात्र देश है जो इस चेक एंड बैलेंस से बाहर भी है और सही मायने में पश्चिमी देश और साउथ एशिया के देशों के बीच वो चेक एंड बैलेंस बना रहा है। लेकिन यहां पर भारत को लेकर एक सवाल और है। भारत अमेरिका द्वारा बनाए गए क्वाड में भी शामिल है। पूरा क्वाड ऑर्गेनाइजेशन चीन के खिलाफ बनाया गया, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका है और आज उसकी बैठक भी होनी है।
उस बैठक के जरिए यह तय होगा कि अगली बैठक जो मेजबानी की तमाम राष्ट्राध्यक्षों की होनी है वो भारत में होनी है, वो कब होगी, यानी अप्रैल में होगी या अक्टूबर में होगी। और क्वाड के साथ भी भारत है और ब्रिक्स के साथ भी भारत है। अमेरिका क्वाड के साथ है और चीन के खिलाफ है। चीन का दबदबा ब्रिक्स के भीतर है। यानी कूटनीति के इस रास्ते में प्रधानमंत्री मोदी के सामने शायद इसीलिए सबसे बड़ी परीक्षा है। और अगर इस सामरिक युद्ध के मद्देनजर अगर दुनिया के व्यापार को भी परखें तो दुनिया के तमाम विकासशील देश हों, गरीब देश हों, या फिर गरीब और विकासशील देशों के बीच की भी जो कैटेगरी है, और उसमें वह भी देश जिसमें चीन और रशिया भी आते हैं, ईरान भी आता है, उन देशों का भी कहना है कि डॉलर और यूरो के आश्रय कहीं ना कहीं उन पर निर्भरता कम होनी चाहिए। और अगर उस दौर को याद कीजिएगा, अक्टूबर के महीने में जब ब्रिक्स की बैठक हो रही थी तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ये कहने से चूके नहीं थे कि डॉलर को अमेरिका हथियार बना रहा है, जो गलत है, और हम डॉलर के उपयोग से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन अगर वे काम करने ही नहीं देंगे तो विकल्प तो खोजना ही पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध अमेरिका ने लगा दिए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस दौर में यूरोपीय यूनियन भी कहीं ना कहीं ट्रंप की नीतियों के खिलाफ है, और जिस तरीके से समूचे यूरोप को भी अपने अनुकूल करने की दिशा में ट्रंप ले जाना चाहते हैं, उसमें आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट ने यह कहने में कोई कोताही नहीं बरती कि दरअसल यूरोप के भीतर जितनी बड़ी कंपनियां हैं और जितनी बड़ी तादाद में यूरोप ने नौकरी अमेरिकियों को दी हुई है, यह समझना होगा। चीन ने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के भीतर नए टैरिफ को लेकर जिसका जिक्र अमेरिका कर रहा है उसका विरोध किया। यह मैसेज है कि आने वाले वक्त में व्यापारिक युद्ध या कहें आर्थिक युद्ध की एक शुरुआत कल रात बड़े निर्णयों के साथ जो अमेरिका में हुई है उसके साथ हो चली है। लेकिन इससे पहले यूरोपीय यूनियन का टकराव अमेरिका को लेकर भी आज खुलकर सामने आ गया। Another million American jobs depend directly on trade with Europe. Entire supply chains stretch on both sides of the Atlantic. For instance, an American airplane is built with control systems and carbon fibers from Europe. And American medicines are made with chemicals and laboratory tools that come from our side of the Atlantic. At the same time, Europe imports twice as many digital services from the United States as we do from the entire Asia Pacific. Of all American assets abroad, 2/3 are in Europe. And the US provides over 50% of our LNG. The trade volume between us is 1.5 trillion euros, representing 30% of global trade. तो यूरोपीय यूनियन भी जब अमेरिका को चेताने लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक युद्ध की मुनादी हो चुकी है और भारत इस दौर में तिराहे पर खड़ा है। इस तिराहे में एक रास्ता ब्रिक्स की दिशा में जाता है, एक रास्ता यूरोपीय यूनियन, जिनकी प्रेसिडेंट आने वाले वक्त में भारत आएंगी और भारत के साथ आर्थिक संबंधों को वह यूरोपीय यूनियन के साथ बढ़ाना चाहेंगी, वह दूसरा रास्ता है। और तीसरा रास्ता सीधे सीधे ट्रंप के आर्थिक खांचे के भीतर जाता है। और यह चुनौती प्रधानमंत्री मोदी के सामने इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका का अपना इतिहास अमेरिका के लिए ही होता है और वह दुनिया के दूसरे देशों को किस मोड़ पर आकर कैसे छोड़ दे, यह कोई बताने की जरूरत शायद होनी नहीं चाहिए। वो मौजूदा वक्त में आप उसका जिक्र इजराइल को लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल पहली बार उससे आगे का है। भारत के भीतर बीते 10 वर्षों में जिस इकोनॉमी के रास्ते मोदी सरकार चली, उसमें कॉरपोरेट युग भारत में आ गया खुलकर। उसमें शेयर बाजार का मैनिपुलेशन और शेयर बाजार के आश्रय नेटवर्थ को बढ़ाना, यह आ गया खुलकर। भारत के भीतर का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेट हाथों में सौंपा गया और प्राइवेट सेक्टर ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बड़ी बड़ी कंपनियों से साझा
अपने व्यापार को किया और उनको भी भारत में काम पर लगाया। यानी भारत के भीतर बाजार भी है और भारत के भीतर पैसा बनाने का रास्ता भी है। और दुनिया के बड़े बड़े बैंकों ने उन कॉरपोरेट को लोन बड़ी तादाद में दिया जिनके रिश्ते भारत में सत्ता के साथ थे, यानी मोदी सत्ता के जो करीब थे। दुनिया के तमाम बड़े बाजारों में कॉरपोरेट में जो सत्ता के साथ खड़े थे वह घुसते चले गए। खुद भारत सरकार ने उनके लिए रास्ता बनाया। लेकिन अब एक नई चुनौती है। यह चुनौती अमेरिका अपनी इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए और चीन के साथ अगर उसकी प्रतिस्पर्धा कड़ी हो जाती है और जहां पर वो अमेरिका के सामानों पर टैरिफ बढ़ा देता है, तो वहां पर अगला सवाल यह होगा कि भारत जो तिराहे पर खड़ा था उसमें एक रास्ता चौराहा गुड़ेगा और वह चीन को लेकर होगा। चीन के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ जाते हैं अगर व्यापार के क्षेत्र में, तो एक झटके में भारत के भीतर जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई का दौर है वह कहीं ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। और भारत का इस दौर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरीके से डूबा हुआ है, रोजगार दे पाने की स्थिति में है नहीं। लेकिन उसके वरीय भी इकोनॉमी को अगर चलाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक रास्ता निकाला गया। यानी पैसे वालों के जरिए या कॉरपोरेट के आश्रय या शेयर बाजार की इकोनॉमी के आश्रय जो चकाचौंध दिखाई गई, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अब ट्रंप के निर्णयों के बाद शुरू हुई है। और शायद उसी का असर है, आज शेयर बाजार 1300 अंक नीचे चला गया। एक झटके में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए। और उसकी तमाम बड़ी वजह जो भी विशेषज्ञों ने बताया वो यही कहा कि दरअसल अमेरिका की जो आर्थिक नीतियां अपनाई जा रही है या उसमें जो अभी अनिश्चितता का माहौल है वह सबसे बड़ी वजह है। दूसरी परिस्थिति में जो विदेशी निवेशक पैसा भारत के बाजारों से निकाल रहे हैं और अमेरिका अपने तमाम पैसे वालों को यह आगाह कर रहा है कि आपके जरिए अमेरिका को कैसे आगे ले जाना, यानी उनके लिए रास्ता वहां पर बेहतर होगा, तो वह दुनिया के दूसरे बाजार में आकर पैसा क्यों लगाएं। यह सवाल भी अमेरिकी निवेशकों के साथ तो कम से कम जुड़ रहा है। और भारत की तीसरी बड़ी मुश्किल जो इस दौर में आकर खड़ी हो गई है वह सिर्फ ब्रिक्स, सिर्फ चाइना, अमेरिका या यूरोपीय यूनियन की नहीं है, वह उसकी अंदरूनी राजनीति से जो इकोनॉमी भारत में लोगों को और गरीब कर रही है, पैसे वाले पैसे और बढ़ा रहे हैं, यानी असमानता चरम पर है। तो उस रास्ते भारत के लोगों को कैसे सहेजा जाए, वह सिर्फ लाभार्थी के तौर पर तो भारत को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है, यह समझ तो सरकार में है। लेकिन दूसरी समझ अभी भी नहीं आई है कि क्या वाकई दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के रास्ते में कॉरपोरेट का नेटवर्क बढ़ाते चले जाएं और भारत की जीडीपी कमजोर दिखाई दे, क्योंकि भारत की कंपनियों की रिपोर्ट भी इस दौर में कमजोर है। तो क्या वो पूरी की पूरी इकोनॉमिक लकीर जो बीते 10 वर्षों में अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके से भारत की इकोनॉमी को संभालने के नाम पर की गई, वो पहली बार कहीं फेल तो नजर नहीं आ रही है। क्योंकि इस रास्ते भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ नहीं सकती है। भारत के भीतर लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ नहीं सकती है। हां, लाभार्थियों की तादाद बढ़ती चली जाएगी, हर क्षेत्र में सब्सिडी या फिर अलग अलग लाभार्थी योजना देने का जो जिक्र है, जैसे दिल्ली में ऐलान कर दिया गया केजी से लेकर पीजी तक फ्री में देंगे, फ्री पढ़ाई होगी जिन्हें जरूरत होगी। दिल्ली जिसकी प्रति व्यक्ति आय भारत के तमाम राज्यों से ज्यादा है और इस देश की प्रति व्यक्ति आय का लगभग 3 गुना प्रति व्यक्ति आय दिल्ली में है, उस दिल्ली में सब कुछ बीजेपी देने को तैयार है। सब कुछ का मतलब वाकई सब कुछ है। वो बिजली हो, वो पानी हो, वो सफर हो, वो पढ़ाई हो, वह बीमा ही क्यों ना हो, वह स्वास्थ्य सेवा ही क्यों ना हो, हर चीज फ्री में और ज्यादा से ज्यादा रकम खुद बीजेपी दिखा रही है। तो ये रास्ता उस इकोनॉमी की दिशा में जाता है जहां पर भारत को बहुत पैसा चाहिए। असमानता चरम पर होनी चाहिए, क्योंकि जो टॉप पर खड़ा होगा वो पैसा कुछ दे देगा सरकार को पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पर, और सरकार उस पैसे को लाभार्थी योजना में कन्वर्ट कर देगी। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर भारत की इकोनॉमी फंस जाएगी। शायद ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोचा नहीं होगा।
लेकिन यह भी एक अजीबोगरीब परिस्थिति है कि भारत के विदेश मंत्री पॉलिटिशियन नहीं है, भारत की वित्त मंत्री पॉलिटिशियन नहीं है, चुनाव लड़कर नहीं जीतती है, वो राज्यसभा के रास्ते आती है। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर जो है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखते हैं, वह भी पॉलिटिकल फंडिंग के जुगाड़ में ही अपनी पूरी राजनीति को दान किए हुए हैं। पीयूष गोयल का हम जिक्र कर रहे हैं। यानी राजनीतिक तौर पर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस देश की नब्ज को पकड़े और उस नब्ज के आश्रय इस देश के डेवलपमेंट का सोचे, ये रास्ता संयोग से बाहर से आने वाली पूंजी ने बंद कर दिया। जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के दौर में खुलकर था, बड़ी कंपनियां आती थी, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदती थी, उनको अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे और उनके रास्ते अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए बनाए जाते थे। ये तमाम चीजें इस देश के भीतर हुई है। लेकिन अब सवाल तो ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस रास्ते चलेगी, और बीते दिनों जो भी मशक्कत की गई, वो तमाम मशक्कत एक झटके में बदली जा सकती है या नहीं, क्योंकि ट्रंप तो सब कुछ बदलने को तैयार है। अमेरिकी सीमा पर दीवार खड़ी हो रही है, वहां पर घुसने वाले जो भी शरणार्थी हैं उनको बाहर किया जा रहा है। बाइडेन की पूरी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने का पूरा खुला ऐलान है, और अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिकी इकोनॉमी को पटरी पर लाना है, जहां वो खुद कर्ज में दबी हुई है। और इन सब के बीच आखिरी बात बिटकॉइन की है, क्रिप्टो करेंसी की है, जिस करेंसी के आश्रय दुनिया की तमाम करेंसी भी अपनी हथेली में रखने की कोशिश है, उस रास्ते अमेरिका चल निकला है। भारत के सामने असल परीक्षा तो यही है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस डिजिटल दौर में डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल करेंसी भी एक सवाल है। तो शायद बीते 10 बरस के बाद सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी परीक्षा में खुद प्रधानमंत्री मोदी फंस गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।